अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सड़क का उद्घाटन किया, धारचूला से जो सीधे लिपुलेख दर्रे तक जाती है। उसके बाद ये प्रदर्शन और बढ़ गए और कहा जा रहा है कि भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा कर लिया है और इस मुद्दे पर भारतीय नेतृत्व बात करने को तैयार नहीं है। जेएनयू के प्रोफेसर एसडी मुनि हमारे साथ है। प्रोफेसर मुनि, ये जो बात नेपाल के तमाम नेताओं और मंत्रियों की ओर से आई है कि भाई भारत के नेता जो है या सरकार जो है वो इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती, एड्रेस ही नहीं कर रही है, तो ये जो बिग ब्रदर एटीट्यूड का बार बार सवाल उठता रहा है कि आप मानते ही नहीं कि नेपाल की कोई हैसियत है, ये कहीं ज्यादा अपमानित करने वाली बात है। क्या सचमुच ये आरोप सही है? क्या इसमें कुछ दम लगता है आपको? ये आरोप सही भी है और उसका राजनीतिकरण भी किया गया, दोनों बातें हैं जी। सही इस माने में है कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बात का जो प्रपोजल है वो नेपाल ने रखा हुआ है और हमने उस पर अभी तस्दीक नहीं की है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं और भी मुद्दे हैं जिससे नेपाल बहुत नाराज है कि उन पे बातचीत नहीं हो रही है। जैसे डिमोनेटाइजेशन के वक्त में बहुत सारा पैसा नेपाल का उसमें अटक गया, उसका कोई फैसला नहीं हुआ है अभी तक। जो एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप बना था उसकी रिपोर्ट बन गई, उस रिपोर्ट के ऊपर सरकारों की अभी कोई समीकरण नहीं बना है। तो इस तरह से नेपाल बहुत सारे मुद्दों को लेके नाराज है और जब एक मुद्दा सामने आता है तो सभी कुछ बात उस पर बिखर पड़ती है। तो ये दोनों ही बातें हैं कि एक तो हम बात नहीं कर रहे हैं इस बॉर्डर के मामले पर पिछले कुछ समय से, ये बात सही है नेपाल की, ये है कि नेपाल में इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, चाहे वो आंतरिक जो पार्टी में विरोध है उसकी वजह से हो या जो नेपाल का राष्ट्रवाद भारत मुखी हो गया है उसको बना दिया गया है। जैसे मैंने कहा पहले से भी होता था लेकिन 2015 से ज्यादा सशक्त हो गया है क्योंकि वो बॉर्डर में जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ उसकी वजह से वहाँ का आम आदमी इफेक्ट हुआ और सबको लगा कि ये भारत की वजह से हम तंग हैं। तो इकोनॉमिक ब्लॉकेज जैसी जो स्मृतियां हैं वो कटुता को और नहीं गई है जी, गई नहीं है और वो उस अंदर भरी हुई है। गोयल साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो बात हो रही है नेपाल की ओर से कि आप बात ही नहीं कर रहे हैं, आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि इस पूरे खित्ते में खासतौर पर चीन के पक्ष में यह बात जाती है कि नेपाल अगर भारत से दूर होता है, क्या इस पे गंभीरता से सोचने की जरूरत भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान को नहीं है? देखिए, जैसा क्या है कि पहले आपने ही बताया और प्रोफेसर मुनि ने बताया कि यहाँ पर चीन पहले ही इस बात के लिए राजी हो चुका है कि सड़क में जो ये लिपुलेख ये भारत का हिस्सा है और वहाँ पे सड़क बननी चाहिए और काला पानी के ऊपर भी उसकी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है। हमें एक बात समझनी चाहिए कि आज का नेपाल ये 1990 का या 2000 का नेपाल नहीं है। नेपाल में एक जो राष्ट्रवादी नीति है कि हम बराबर के देश हैं, जो पहले का था कि नहीं हम भारत के साथ में है, भारत बड़ा भाई है, रोटी बेटी का संबंध है, वो चीजें धीरे धीरे परे हट रही हैं और हमको नेपाल से, अब नेपाल को हमसे जो बातचीत है वो बिल्कुल जैसे दो इंडिपेंडेंट नेशंस हैं जिनके हिस्टोरिकल जो कंटेक्स्ट है वो इतना भी महत्वपूर्ण के लिए नहीं रह गया है। तो मेरा आप जैसे काला पानी का जो है, काला पानी के बारे में बातचीत 2000 से पहले या 10 साल से पहले कोई बातचीत उसकी ऐसी होती भी नहीं थी। तो हमको अब ये समझ करके कि नेपाल की अपनी एक राष्ट्रवादी नीति है, उसको ध्यान में रखते हुए उनसे बात करनी पड़ेगी। चाइना का इसमें मुद्दा हमको जो है ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए, वो इसमें जो है चाहते हैं कि आगे बढ़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये एम्फेसाइज करना होगा कि जो सड़क बन रही है या बनी हुई है उसमें हमारा भी उतना ही हित है और नेपाल का भी उतना हित है। अगर उनको ये लगता है कि इसमें हमारा एक शेयर इंटरेस्ट है तो मेरे ख्याल है बातचीत करने में आसानी रहेगी। बिल्कुल, लेकिन लेकिन बातचीत करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई बिल्कुल। और समस्या यही है कि भारत पर आरोप नेपाल का यही है कि बात ही हम नहीं कर रहे हैं। मनोज जी, आप पूरी स्थिति को देख रहे हैं और जिस तरीके से वहां पर यह सवाल उठ रहा है कि ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप, क्या भारत सत्ता प्रतिष्ठान जो वर्तमान है वो क्या नेपाल की संप्रभुता का सम्मान नहीं करता है या नहीं करना चाहता और उसे लगता है कि ये तो हमारे छोटा भाई है, वैसे ही इसको रहना चाहिए? कोई ये एटीट्यूड की प्रॉब्लम है? ये जरूर एटीट्यूड है, इसमें कोई शक नहीं है।
और हमने पहले ही से देखा है, पहले कहा गया था कि हम गुड नेबर पॉलिसी कर रहे हैं, साथ साथ जो है चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। अब हम देख रहे हैं कि ये एक नया दौर आया है जबकि हम परवाह नहीं करते। और मुनि जी ने जो है, प्रोफेसर मुनि ने लिस्ट कर दिया कई जो शिकायतें हैं नेपाल की। मुझे ये समझ नहीं आता है कि अब जैसे डिमोनेटाइजेशन का मसला था, पैसा अटका हुआ और काफी पैसा है, छोटे मुल्क के लिए काफी बड़ी रकम है, इसको क्यों नहीं बदला जा सकता है? इसमें कोई वो नहीं है। और जहां तक कि काला पानी की बात है, मैं समझता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि नेपाल और भारत के जो रिश्ते हैं, एक तो ये भौगोलिक तौर से जुड़े हुए हैं, हम ज्योग्राफी से भाग नहीं सकते हैं, नेपाल भाग नहीं सकता है, ना भारत भाग सकता है। और हमारे रिश्ते इतने गहरे हैं कि कोई भी नेपाली भारत में नौकरी कर सकता है, चला आ सकता है, उसको क्लास 2 नौकरी भी उसको मिल सकती है। ऐसे रिश्ते और कोई दो मुल्कों में नहीं है जैसे भारत और नेपाल के हैं। ऐसी स्थिति में नेपाल को नाराज करना जो है, मैं समझता हूं कि ये तो मूर्खता है। इसमें थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। और जहां तक कि काला पानी का सवाल है, मैं समझता हूं कि अगर वहां एक्सपर्ट कमेटी बनाएं, एक्सपर्ट कमेटी जाए, फर्ज करिए वो कहते हैं कि हाँ नहीं साहब ये नेपाल का इलाका है, और भी कई रास्ते हैं, आप उसको लीज कर सकते हैं, बिल्कुल एरिया को लीज कर सकते हैं वहां। और कुछ वहां कोई इतनी महत्वपूर्ण कोई आर्थिक वो नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से नेपाल को खासकर उसकी जगह की जरूरत है। भारत को जरूर जरूरत है, भारत को जरूरत है। हमारा जो चीन के साथ जो रास्ता है, कैलाश मानसरोवर का रास्ता है, वो वहीं से गुजरता है, वो तो वहीं से जरूरत है, नेपाल की नहीं है। बिल्कुल वहीं से गुजरता है। और चीन की पूरी भंगिमा को देखते हुए शायद नेपाल को अपने साथ रखना और जरूरी हो जाता है। वैदिक जी, हमें उन तस्वीरों की याद बार बार आती है, और अभी हम स्क्रीन पे चला भी रहे थे, जब मोदी जी गए थे वहां पर पशुपतिनाथ मंदिर में, उन्होंने पूजा अर्चना की थी और बहुत एक बड़ा शो हुआ था। और ऐसा लगा कि बस नेपाल तो भारत का विस्तार ही, एक आंगन है हमारा, एक कोर्टयार्ड है, कुछ इस तरह की एक वो कोशिश की गई थी छवि बनाने की। लेकिन आज वहां जिस तरीके से नौजवान सड़क पर आपके खिलाफ यानी भारत के खिलाफ उतरकर गिरफ्तारी भी दे रहा है, क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारी जो पुरानी पूरी विदेश नीति थी, जिसमें हम तीसरी दुनिया के तो नेतृत्वकारी शक्ति थे ही, पड़ोसियों के भी, पाकिस्तान को छोड़ दें तो आमतौर पर उनके हम बहुत ही हित चिंतक के रूप में सामने आते थे, क्या हमारी अहमन्यता ने, कथित रूप से अगर मैं कहूं, जो आरोप है, उसकी वजह से हम इस स्थिति को खो चुके हैं? देखिए, इसमें असली मामला है हमारी नौकरशाही का। 2015 में जो नेपाल की हमने घेराबंदी की थी, क्या वो वही नेता कर सकते हैं जो नेपाल को अपना तीर्थ मानते हैं, जो नेपाल को हिंदू राष्ट्र मानते हैं, जो नेपाल को भारत से, पड़ोसी देशों को तो मित्र मानते हैं, नेपाल को भाई मानते हैं? क्या ऐसे देश की हम घेराबंदी कर सकते हैं? लेकिन नौकरों ने सलाह दी घेराबंदी कर। 5 साल पहले जब हमारे प्रधानमंत्री और चीन के बीच समझौता हुआ था, और ये जो लिपुलेख पास है, कर रहा है, उससे आने जाने का, व्यापार करने, तब नेपाल ने आपत्ति की थी और कहा था कि दोनों देशों के विदेश सचिव मिलकर आपस में बात करें। अरे भाई, बात करने में क्या बिगड़ रहा है? बात करना चाहिए ना। लेकिन हमने क्या सोचा, अरे 35 किलोमीटर का मामला है, कच्चा रास्ता है, उसको जरा मजबूत बना दें, फिर होगी बात, होगी तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये ठीक नहीं है। भारत को चाहिए कि नेपाल से बात करें। और मुझे खुशी है कि हमारे विदेश मंत्रालय ने नेपाल को कहा है कि कोरोना का मामला खत्म होने दीजिए, फिर बैठ के हम बात करेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि नौबत आई क्यों? ये नौबत आने नहीं देना चाहिए। 35 किलोमीटर का मामला है। मैं तो कहता हूँ कि भारत उसके लिए कुछ भी, अगर नेपाल बहुत ज्यादा अड़ जाए, नहीं माने बात, और ऐसा रवैया अपना ले कि जो तर्कसंगत भी नहीं लगता है भारत को, तो भी इतनी सी जमीन का तो कुछ भी फैसला हो सकता है, कुछ भी ले दे हो सकती है। बिल्कुल। और इस तरह से सीमाओं का निर्धारण होता रहा है, खास तौर पर जो देश औपनिवेशिक इतिहास से जुड़े हैं, उनके
सीमाओं के निर्धारण के प्रश्न महत्वपूर्ण रहे हैं और वही नेतृत्व इतिहास में याद किया जाता है जो बहुत शाइस्तगी से इन समस्याओं को हल करके देश को आगे बढ़ा ले जाए। और ये चुनौती आज के भारतीय नेतृत्व के सामने भी है, क्योंकि नेपाल में भारत के खिलाफ प्रदर्शन हो ये सिर्फ सुर्खियों का मामला नहीं है, बल्कि ये आपके मानस पर चोट पहुंचाने वाली बात भी हो सकती है। आप सबने इस परिचर्चा में भाग लिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सड़क का उद्घाटन किया, धारचूला से जो सीधे लिपुलेख दर्रे तक जाती है। उसके बाद ये प्रदर्शन और बढ़ गए और कहा जा रहा है कि भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा कर लिया है और इस मुद्दे पर भारतीय नेतृत्व बात करने को तैयार नहीं है। जेएनयू के प्रोफेसर एसडी मुनि हमारे साथ है। प्रोफेसर मुनि, ये जो बात नेपाल के तमाम नेताओं और मंत्रियों की ओर से आई है कि भाई भारत के नेता जो है या सरकार जो है वो इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती, एड्रेस ही नहीं कर रही है, तो ये जो बिग ब्रदर एटीट्यूड का बार बार सवाल उठता रहा है कि आप मानते ही नहीं कि नेपाल की कोई हैसियत है, ये कहीं ज्यादा अपमानित करने वाली बात है। क्या सचमुच ये आरोप सही है? क्या इसमें कुछ दम लगता है आपको? ये आरोप सही भी है और उसका राजनीतिकरण भी किया गया, दोनों बातें हैं जी। सही इस माने में है कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बात का जो प्रपोजल है वो नेपाल ने रखा हुआ है और हमने उस पर अभी तस्दीक नहीं की है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं और भी मुद्दे हैं जिससे नेपाल बहुत नाराज है कि उन पे बातचीत नहीं हो रही है। जैसे डिमोनेटाइजेशन के वक्त में बहुत सारा पैसा नेपाल का उसमें अटक गया, उसका कोई फैसला नहीं हुआ है अभी तक। जो एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप बना था उसकी रिपोर्ट बन गई, उस रिपोर्ट के ऊपर सरकारों की अभी कोई समीकरण नहीं बना है। तो इस तरह से नेपाल बहुत सारे मुद्दों को लेके नाराज है और जब एक मुद्दा सामने आता है तो सभी कुछ बात उस पे बिखर पड़ती है। तो ये दोनों ही बातें हैं कि एक तो हम बात नहीं कर रहे हैं इस बॉर्डर के मामले पर पिछले कुछ समय से, ये बात सही है नेपाल की, ये है कि नेपाल में इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, चाहे वो आंतरिक जो पार्टी में विरोध है उसकी वजह से हो या जो नेपाल का राष्ट्रवाद भारत मुखी हो गया है उसको बना दिया गया है। जैसे मैंने कहा पहले से भी होता था लेकिन 2015 से ज्यादा सशक्त हो गया है, क्योंकि वो बॉर्डर में जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ उसकी वजह से वहाँ का आम आदमी इफेक्ट हुआ और सबको लगा कि ये भारत की वजह से हम तंग हैं। तो इकोनॉमिक ब्लॉकेज जैसी जो स्मृतियां हैं वो कटुता को और नहीं गई है जी गई नहीं है और वो उस अंदर भरी हुई है। गोयल साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो बात हो रही है नेपाल की ओर से कि आप बात ही नहीं कर रहे हैं, आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि इस पूरे खित्ते में खासतौर पर चीन के पक्ष में यह बात जाती है कि नेपाल अगर भारत से दूर होता है, क्या इस पे गंभीरता से सोचने की जरूरत भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान को नहीं है? देखिए, जैसा क्या है कि पहले आपने ही बताया और प्रोफेसर मुनि ने बताया कि यहाँ पर चीन पहले ही इस बात के लिए राजी हो चुका है कि सड़क में जो ये लिपुलेख ये भारत का हिस्सा है और वहाँ पे सड़क बननी चाहिए और काला पानी के ऊपर भी उसकी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है। हमें एक बात समझनी चाहिए कि आज का नेपाल ये 1990 का या 2000 का नेपाल नहीं है। नेपाल में एक जो राष्ट्रवादी नीति है कि हम बराबर के देश हैं, जो पहले का था कि नहीं हम भारत के साथ में है, भारत बड़ा भाई है, रोटी बेटी का संबंध है, वो चीजें धीरे धीरे परे हट रही हैं और हमको नेपाल से, अब नेपाल को हमसे जो बातचीत है वो बिल्कुल जैसे दो इंडिपेंडेंट नेशंस हैं जिनके हिस्टोरिकल जो कॉन्टेक्स्ट है वो इतना अभी महत्वपूर्ण के लिए नहीं रह गया है। तो मेरा आप जैसे काला पानी का जो है, काला पानी के बारे में बात की 2000 से पहले या 10 साल से पहले कोई बातचीत उसकी ऐसी होती भी नहीं थी। तो हमको अब ये समझ करके कि नेपाल की अपनी एक राष्ट्रवादी नीति है, उसको ध्यान में रखते हुए उनसे बात करनी पड़ेगी। चाइना का इसमें मुद्दा हमको जो है ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए, वो इसमें जो है चाहते हैं कि आगे बढ़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये एम्फेसाइज करना होगा कि जो सड़क बन रही है या बनी हुई है उसमें हमारा भी उतना ही हिस्से
और नेपाल का भी उतना ही थे। अगर उनको ये लगता है कि इसमें हमारा एक शेयर इंटरेस्ट है तो मेरे ख्याल है बातचीत करने में आसानी रहेगी। बिल्कुल, लेकिन बातचीत करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई रास्ता बिल्कुल। और समस्या यही है कि भारत पर आरोप नेपाल का यही है कि बात ही हम नहीं कर रहे हैं। मनोज जी, आप पूरी स्थिति को देख रहे हैं और जिस तरीके से वहां पर यह सवाल उठ रहा है कि ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप, क्या भारत सत्ता प्रतिष्ठान जो वर्तमान है वो क्या नेपाल की संप्रभुता का सम्मान नहीं करता है या नहीं करना चाहता, और उसे लगता है कि ये तो हमारे छोटा भाई है, वैसे ही इसको रहना चाहिए? कोई ये एटीट्यूड की प्रॉब्लम है? ये जरूर एटीट्यूड, इसमें कोई शक नहीं है। और हमने पहले ही से देखा है, पहले कहा गया था कि हम गुड नेबर पॉलिसी कर रहे हैं, साथ साथ जो है चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। अब हम देख रहे हैं कि ये एक नया दौर आया है जबकि हम परवाह नहीं करते। और मुनि जी ने जो है, प्रोफेसर मुनि ने लिस्ट कर दिया कई जो शिकायतें हैं नेपाल की। मुझे ये समझ नहीं आता है कि अब जैसे डिमोनेटाइजेशन का मसला था, पैसा अटका हुआ और काफी पैसा है, छोटे मुल्क के लिए काफी बड़ी रकम है, इसको क्यों नहीं बदला जा सकता है? इसमें कोई वो नहीं है। और जहां तक कि काला पानी की बात है, मैं समझता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि नेपाल और भारत के जो रिश्ते हैं, एक तो ये भौगोलिक तौर से जुड़े हुए हैं, हम ज्योग्राफी से भाग नहीं सकते हैं, नेपाल भाग नहीं सकता है, ना भारत भाग सकता है। और हमारे रिश्ते इतने गहरे हैं कि कोई भी नेपाली भारत में नौकरी कर सकता है, चला आ सकता है, उसको क्लास 2 नौकरी भी उसको मिल सकती है। ऐसे रिश्ते और कोई दो मुल्कों में नहीं है जैसे भारत और नेपाल के हैं। ऐसी स्थिति में नेपाल को नाराज करना जो है, मैं समझता हूं कि ये तो मूर्खता है। इसमें थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। और जहां तक कि काला पानी का सवाल है, मैं समझता हूं कि अगर वहां एक्सपर्ट कमेटी बनाएं, एक्सपर्ट कमेटी जाए, फर्ज करिए वो कहते हैं कि हाँ नहीं साहब ये नेपाल का इलाका है, और भी कई रास्ते हैं, आप उसको लीज कर सकते हैं, बिल्कुल उस एरिया को लीज कर सकते हैं। वहां और कुछ, वहां कोई इतनी महत्वपूर्ण कोई आर्थिक वो नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से नेपाल को खासकर उसकी जगह की जरूरत है। भारत को जरूर जरूरत है, भारत को जरूरत है। हमारा जो चीन के साथ जो रास्ता है, कैलाश मानसरोवर का रास्ता है, वो वहीं से गुजरता है, वो वहीं से जरूरत है, नेपाल की नहीं है। बिल्कुल वहीं से गुजरता है। और चीन की पूरी भंगिमा को देखते हुए शायद नेपाल को अपने साथ रखना और जरूरी हो जाता है। वैदिक जी, हमें उन तस्वीरों की याद बार बार आती है, और अभी हम स्क्रीन पे चला भी रहे थे, जब मोदी जी गए थे वहां पर पशुपतिनाथ मंदिर में, उन्होंने पूजा अर्चना की थी और बहुत एक बड़ा शो हुआ था। और ऐसा लगा कि बस नेपाल तो भारत का विस्तार ही, एक आंगन है हमारा, एक कोर्टयार्ड है, कुछ इस तरह की एक वो कोशिश की गई थी छवि बनाने की। लेकिन आज वहां जिस तरीके से नौजवान सड़क पर आपके खिलाफ यानी भारत के खिलाफ उतरकर गिरफ्तारी भी दे रहा है, क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारी जो पुरानी पूरी विदेश नीति थी, जिसमें हम तीसरी दुनिया के तो नेतृत्वकारी शक्ति थे ही, पड़ोसियों के भी, पाकिस्तान को छोड़ दें तो आमतौर पर उनके हम बहुत ही हित चिंतक के रूप में सामने आते थे, क्या हमारी अहमन्यता ने, कथित रूप से अगर मैं कहूं, जो आरोप है, उसकी वजह से हम इस स्थिति को खो चुके हैं? देखिए, इसमें असली मामला है हमारी नौकरशाही का। 2015 में जो नेपाल की हमने घेराबंदी की थी, क्या वो वही नेता कर सकते हैं जो नेपाल को अपना तीर्थ मानते हैं, जो नेपाल को हिंदू राष्ट्र मानते हैं, जो नेपाल को भारत से, पड़ोसी देशों को तो मित्र मानते हैं, नेपाल को भाई मानते हैं? क्या ऐसे देश की हम घेराबंदी कर सकते हैं? लेकिन नौकरों ने सलाह दी घेराबंदी कर। 5 साल पहले जब हमारे प्रधानमंत्री और चीन के बीच समझौता हुआ था और ये जो लिपुलेख पास है कर रहा है, उससे आने जाने का, व्यापार करने, तब नेपाल ने आपत्ति की थी और कहा था कि दोनों देशों के विदेश सचिव मिलकर आपस में बात करें। अरे भाई, बात करने में क्या बिगड़ रहा है? बात करना चाहिए ना। लेकिन हमने क्या सोचा, अरे 35 किलोमीटर का मामला है, कच्चा रास्ता है, उसको जरा मजबूत बना दें, फिर होगी बात, होगी तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये ठीक नहीं है। भारत को चाहिए कि नेपाल से बात करें। और मुझे खुशी है कि हमारे विदेश मंत्रालय ने नेपाल को कहा है
कि कोरोना का मामला खत्म होने दीजिए, फिर बैठ के हम बात करेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि नौबत आई क्यों, ये नौबत आने नहीं देना चाहिए। 35 किलोमीटर का मामला है। मैं तो कहता हूँ कि भारत उसके लिए कुछ भी, अगर नेपाल बहुत ज्यादा अड़ जाए, नहीं माने बात और ऐसा रवैया अपना ले कि जो तर्कसंगत भी नहीं लगता है भारत को, तो भी इतनी सी जमीन का तो कुछ भी फैसला हो सकता है, कुछ भी ले दे हो सकती है। बिल्कुल। और इस तरह से सीमाओं का निर्धारण होता रहा है। खास तौर पर जो देश औपनिवेशिक इतिहास से जुड़े हैं उनके सीमाओं के निर्धारण के प्रश्न महत्वपूर्ण रहे हैं और वही नेतृत्व इतिहास में याद किया जाता है जो बहुत शाइस्तगी से इन समस्याओं को हल करके देश को आगे बढ़ा ले जाए। और ये चुनौती आज के भारतीय नेतृत्व के सामने भी है, क्योंकि नेपाल में भारत के खिलाफ प्रदर्शन हो ये सिर्फ सुर्खियों का मामला नहीं है, बल्कि ये आपके मानस पर चोट पहुंचाने वाली बात भी हो सकती है। आप सबने इस परिचर्चा में भाग लिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सड़क का उद्घाटन किया धारचूला से जो सीधे लिपुलेख दर्रे तक जाती है। उसके बाद ये प्रदर्शन और बढ़ गए और कहा जा रहा है कि भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा कर लिया है और इस मुद्दे पर भारतीय नेतृत्व बात करने को तैयार नहीं है। जेएनयू के प्रोफेसर एसडी मुनि हमारे साथ हैं। प्रोफेसर मुनि, ये जो बात नेपाल के तमाम नेताओं और मंत्रियों की ओर से आई है कि भाई भारत के नेता जो है, ये सरकार जो है वो इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती, एड्रेस ही नहीं कर रही है, तो ये जो बिग ब्रदर एटीट्यूड का बार बार सवाल उठता रहा है कि आप मानते ही नहीं कि नेपाल की कोई हैसियत है, ये कहीं ज्यादा अपमानित करने वाली बात है। क्या सचमुच ये आरोप सही है? क्या इसमें कुछ दम लगता है आपको? ये आरोप सही भी है और उसका राजनीतिकरण भी किया गया, दोनों बातें हैं जी। सही इस माने में है कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बात का जो प्रपोजल है वो नेपाल ने रखा हुआ है और हमने उस पर अभी तस्दीक नहीं की है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं और भी मुद्दे हैं जिससे नेपाल बहुत नाराज है कि उन पे बातचीत नहीं हो रही है। जैसे डिमोनेटाइजेशन के वक्त में बहुत सारा पैसा नेपाल का उसमें अटक गया, उसका कोई फैसला नहीं हुआ है अभी तक। जो एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप बना था उसकी रिपोर्ट बन गई, उस रिपोर्ट के ऊपर सरकारों की अभी कोई समीकरण नहीं बना है। तो इस तरह से नेपाल बहुत सारे मुद्दों को लेके नाराज है और जब एक मुद्दा सामने आता है तो सभी कुछ बात उस पे बिखर पड़ती है। तो ये दोनों ही बातें हैं कि एक तो हम बात नहीं कर रहे हैं इस बॉर्डर के मामले पर पिछले कुछ समय से, ये बात सही है नेपाल की, ये है कि नेपाल में इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, चाहे वो आंतरिक जो पार्टी में विरोध है उसकी वजह से हो या जो नेपाल का राष्ट्रवाद भारत मुखी हो गया है उसको बना दिया गया है। जैसे मैंने कहा पहले से भी होता था लेकिन 2015 से ज्यादा सशक्त हो गया है, क्योंकि वो बॉर्डर में जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ उसकी वजह से वहाँ का आम आदमी इफेक्ट हुआ और सबको लगा कि ये भारत की वजह से हम तंग हैं। तो इकोनॉमिक ब्लॉकेज जैसी जो स्मृतियां हैं वो कटुता को और नहीं गई है जी, गई नहीं है और वो उस अंदर भरी हुई है। गोयल साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो बात हो रही है नेपाल की ओर से कि आप बात ही नहीं कर रहे हैं, आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि इस पूरे खित्ते में खास तौर पर चीन के पक्ष में यह बात जाती है कि नेपाल अगर भारत से दूर होता है, क्या इस पे गंभीरता से सोचने की जरूरत भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान को नहीं है? देखिए, जैसा क्या है कि पहले आपने ही बताया और प्रोफेसर मुनि ने बताया कि यहाँ पर चीन पहले ही इस बात के लिए राजी हो चुका है कि सड़क में जो ये लिपुलेख ये भारत का हिस्सा है और वहाँ पे सड़क बननी चाहिए और काला पानी के ऊपर भी उसकी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है। हमें एक बात समझनी चाहिए कि आज का नेपाल ये 1990 का या 2000 का नेपाल नहीं है। नेपाल में एक जो राष्ट्रवादी नीति है कि हम बराबर के देश हैं, जो पहले का था कि नहीं हम भारत के साथ में है, भारत बड़ा भाई है, रोटी बेटी का संबंध है, वो चीजें धीरे धीरे परे हट रही हैं और अब हमको नेपाल से, अब नेपाल को हमसे जो बातचीत है वो बिल्कुल जैसे दो इंडिपेंडेंट नेशंस हैं जिनके हिस्टोरिकल जो कंटेक्स्ट है
वो इतना भी महत्वपूर्ण के लिए नहीं रह गया है। तो मेरा आप जैसे काला पानी का जो है, काला पानी के बारे में बात की 2000 से पहले या 10 साल से पहले कोई बात की उसकी ऐसी होती भी नहीं थी। तो हमको अब ये समझ करके कि नेपाल की अपनी एक राष्ट्रवादी नीति है, उसको ध्यान में रखते थे उनसे बात करनी पड़ेगी। चाइना का इसमें मुद्दा हमको जो है ज्यादा नहीं उठाना चाहिए, वो इसमें जो है चाहते हैं कि आगे बढ़ेगी। दूसरी चीज ये है कि हमें ये एम्फेसाइज करना होगा कि जो सड़क बन रही है या बनी हुई है उसमें हमारा भी उतना ही हित है और नेपाल का भी उतना ही हित है। अगर उनको ये लगता है कि इसमें हमारा एक शेयर इंटरेस्ट है तो मेरे ख्याल है बातचीत करने में आसानी रहेगी। बिल्कुल, लेकिन बातचीत करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई रास्ता बिल्कुल। और समस्या यही है कि भारत पर आरोप नेपाल का यही है कि बात ही हम नहीं कर रहे हैं। मनोज जी, आप पूरी स्थिति को देख रहे हैं और जिस तरीके से वहां पर यह सवाल उठ रहा है कि ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप, क्या भारत सत्ता प्रतिष्ठान जो वर्तमान है वो क्या नेपाल की संप्रभुता का सम्मान नहीं करता है या नहीं करना चाहता, और उसे लगता है कि ये तो हमारे छोटा भाई है, वैसे ही इसको रहना चाहिए? कोई ये एटीट्यूड की प्रॉब्लम है? ये जरूर एटीट्यूड, इसमें कोई शक नहीं है। और हमने पहले ही से देखा है, पहले कहा गया था कि हम गुड नेबर पॉलिसी कर रहे हैं, साथ साथ जो है चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। अब हम देख रहे हैं कि ये एक नया दौर आया है जबकि हम परवाह नहीं करते। और मुनि जी ने जो है, प्रोफेसर मुनि ने लिस्ट कर दिया कई जो शिकायतें हैं नेपाल की। मुझे ये समझ नहीं आता है कि अब जैसे डिमोनेटाइजेशन का मसला था, पैसा अटका हुआ और काफी पैसा है, छोटे मुल्क के लिए काफी बड़ी रकम है, इसको क्यों नहीं बदला जा सकता है? इसमें कोई वो नहीं है। और जहां तक कि काला पानी की बात है, मैं समझता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि नेपाल और भारत के जो रिश्ते हैं, एक तो ये भौगोलिक तौर से जुड़े हुए हैं, हम ज्योग्राफी से भाग नहीं सकते हैं, नेपाल भाग नहीं सकता है, ना भारत भाग सकता है। और हमारे रिश्ते इतने गहरे हैं कि कोई भी नेपाली भारत में नौकरी कर सकता है, चले आ सकता है, उसको क्लास 2 नौकरी भी उसको मिल सकती है। ऐसे रिश्ते और कोई दो मुल्कों में नहीं है जैसे भारत और नेपाल के हैं। ऐसी स्थिति में नेपाल को नाराज करना जो है, मैं समझता हूं कि ये तो मूर्खता है। इसमें थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। और जहां तक कि काला पानी का सवाल है, मैं समझता हूं कि अगर वहां एक्सपर्ट कमेटी बनाएं, एक्सपर्ट कमेटी जाए, फर्ज करिए वो कहते हैं कि हाँ नहीं साहब ये नेपाल का इलाका है, और भी कई रास्ते हैं, आप उसको लीज कर सकते हैं, बिल्कुल उस एरिया को लीज कर सकते हैं। वहां और कुछ, वहां कोई इतनी महत्वपूर्ण कोई आर्थिक वो नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से नेपाल को खासकर उसकी जगह की जरूरत है। भारत को जरूर जरूरत है, भारत को जरूरत है। हमारा जो चीन के साथ जो रास्ता है, कैलाश मानसरोवर का रास्ता है, वो वहीं से गुजरता है, वो तो वहीं से जरूरत है, नेपाल की नहीं है। बिल्कुल वहीं से गुजरता है। और चीन की पूरी भंगिमा को देखते हुए शायद नेपाल को अपने साथ रखना और जरूरी हो जाता है। वैदिक जी, हमें उन तस्वीरों की याद बार बार आती है और अभी हम स्क्रीन पे चला भी रहे थे, जब मोदी जी गए थे वहां पर पशुपतिनाथ मंदिर में, उन्होंने पूजा अर्चना की थी और बहुत एक बड़ा शो हुआ था और ऐसा लगा कि बस नेपाल तो भारत का विस्तार ही, एक आंगन है हमारा, एक कोर्टयार्ड है, कुछ इस तरह की एक वो कोशिश की गई थी छवि बनाने की। लेकिन आज वहां जिस तरीके से नौजवान सड़क पर आपके खिलाफ यानी भारत के खिलाफ उतरकर गिरफ्तारी भी दे रहा है, क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारी जो पुरानी पूरी विदेश नीति थी, जिसमें हम तीसरी दुनिया के तो नेतृत्वकारी शक्ति थे ही, पड़ोसियों के भी पाकिस्तान को छोड़ दें तो आमतौर पर उनके हम बहुत ही हित चिंतक के रूप में सामने आते थे, क्या हमारी अहमन्यता ने, कथित रूप से अगर मैं कहूं, जो आरोप है उसकी वजह से हम इस स्थिति को खो चुके हैं? देखिए, इसमें असली मामला है हमारी नौकरशाही का। 2015 में जो नेपाल की हमने घेराबंदी की थी, क्या वो वही नेता कर सकते हैं जो नेपाल को अपना तीर्थ मानते हैं, जो नेपाल को हिंदू राष्ट्र मानते हैं, जो नेपाल को भारत से, पड़ोसी देशों को तो मित्र मानते हैं, नेपाल को भाई मानते हैं? क्या ऐसे देश की हम घेराबंदी कर सकते हैं? लेकिन नौकरों ने सलाह दी घेराबंदी कर। 5 साल पहले जब हमारे प्रधानमंत्री और